सो हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। सो हमारे हिसाब से तो इवनिंग है, आपके हिसाब से मॉर्निंग आफ्टरनून कोई भी टाइम जोन हो सकता है, ग्रीट अकॉर्डिंगली। सो आज हम जिस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं दैट इज बेसिकली अबाउट लॉगरिथम्स। तो लॉगरिथम्स आए कहाँ से, लॉगरिथम्स की जरूरत क्या पड़ गई। हम क्या करते हैं कि हम स्केल्स को समझते हैं। हम लोगों ने ग्राफ्स को समझा है, हम लोगों ने ग्राफ्स वगैरह ड्रॉ किए होंगे, आप लोगों ने सबने, आपको पता होगा ग्राफ्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है। एक ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए तुम क्या करते हो कि प्लॉट करते हो लाइंस, कुछ ऐसे तुमको एक्सिस दिखाई देते थे तो वहाँ पे वैल्यूज प्लॉट किया करते थे, दैट वाज 1 2 3 4 एंड अकॉर्डिंगली यू गो ऑन प्लॉटिंग। ठीक है, अब ऐसे तुम प्लॉट करते चले जाते थे। कभी कभी क्या होता है ना कि पावर में इंक्रीज क्या करती है, किसी भी फंक्शन में आने वाले पावर में इंक्रीज क्या करता है कि आने वाले सब्सिक्वेंटली नेक्स्ट फैक्टर को एक्सपोनेंट्स में मल्टीप्लाई कर देता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझको कभी ग्राफ बनाना पड़ गया जिसकी पहली वैल्यू है 10, अगली वैल्यू सीधा सीधा जा रही है कितने पे 100, नेक्स्ट वैल्यू का अंदाजा मैं लगाने की कोशिश करता हूँ, ज़्यादा तो चली जा रही है 1000 के आसपास, नेक्स्ट वैल्यू चली जा रही है 10,000, नेक्स्ट वैल्यू चली जा रही है 1 लाख। तो यहाँ पे मुझको दिखाई देता है कि इन ग्राफ्स को प्लॉट करना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क लगने लगा है। तो यहाँ से इन बेसिस पे से मैं एक बात जनरली डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ कि दिस इज बेसिकली 10, ये है 100, ये है 1000, ये कॉमन नंबर से निकले हुए हैं जहाँ पे 10 इज बेसिकली 10 रेज टू 1, 100 is basically 10 raised to 2, 1000 is 10 raised to 3। हम क्या कर सकते थे कि rather than plotting the number 1 प्लॉट करो, 10 प्लॉट करो, 100 प्लॉट करो, 1000 प्लॉट करो, ये सब प्लॉट करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, इनके पावर्स को प्लॉट कर सकते हैं। अगर मैं कभी ऐसा ग्राफ बनाने की कोशिश कर दूं कि कोई ऐसा ग्राफ है जिनके अंदर मैं 10 के पावर्स को प्लॉट करूँ, 10 का 1 के ऊपर पावर कितना होगा, 10 का 2 के ऊपर पावर कितना होगा, 10 का 3 के ऊपर पावर कितना होगा, तो ग्राफ काफ़ी कम कॉम्प्लिकेटेड होगा और बहुत इजी हो जाएगा प्लॉट करना। एक लिमिटेड सिंक में काम कर पाएगा, लिमिटेड स्पेस में एनालिसिस बहुत आसान हो जाएगा। ऐसे कुछ एप्लीकेशंस की जरूरत पड़ने लगी थी सर्टन टाइम पे, तो वहां से लॉगरिथम्स का जन्म हुआ। समझो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ओवर पावरिंग लगता है, समझ में आने में मुश्किल होती है, एप्लीकेशंस के बारे में तुमको थोड़े समय में समझ में आना शुरू हो जाएगा। अभी हम अगर लॉग को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि लॉग है क्या, तो लॉग इज बेसिकली इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशिएशन। अब ये क्या बोल दिया, लॉग को क्या डिफाइन किया जा सकता है, लॉग कैन बी डिफाइंड एज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशिएशन। अब इन एक्सपोनेंशिएशन क्या है ये हम देखने की कोशिश करते हैं। तो एक्सपोनेंट को अगर डिफाइन करने की बारी आ गई तो इसका हम क्या कर सकते हैं, इसको रिजल्विंग, डिस्प्लेइंग, किसी भी तरीके से हम रिजेंबल करने की कोशिश करें किसी भी टाइप के नंबर को यूजिंग इट्स पावर, तो 2 raised to 3 लिख दो इंस्टेड ऑफ 8 कहीं पे। तो अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 raised to 3 को 8 के तरीके से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशिएशन। इसका मतलब है कि इसको मैं अगर डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ तो अगर मैं 2 को 3 की पावर तक लेकर जा सकता हूँ तो मुझको आंसर मिलने वाला है 8। ठीक है, तो अगर मैं 2 को 3 की पावर दे दूं तो आंसर मुझको मिल जाएगा 8। इस प्रोसेस को हम एक्सपोनेंशिएशन बोलते थे और इसके बारे में तुमको जनरली थोड़ा बहुत मालूम भी है, हमेशा से तुम लोगों ने पावर्स के साथ डील किया है। जिन लोगों ने बेसिक्स पे से इसको पढ़ रहे हैं उनको पता है कि पावर्स के साथ डील हम लोगों ने कैसे किया है। पावर्स के साथ हम लोगों ने डील किया स्क्वायर्स में, क्यूब्स में, रेज़ टू 4। थोड़े टाइम पहले भी मैं बायनोमियल थ्योरम की भी बात कर रहा था, तो वो टाइम पे भी हमको पावर्स और उनकी कहानी देखने को मिली थी। चलो ठीक है, तो व्हाट कैन लॉगरिथम्स बी डिफाइंड, लॉगरिथम्स कैन बी डिफाइंड एज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशिएशन। तो अब ठीक है, कहीं पे समझो ऐसा लिखा हुआ है, सो 2 raised to 3 इज इक्वल्स टू 8, ये कहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज बेसिक एक्सपोनेंशिएशन। अगर 2 के ऊपर एक्सपोनेंशियल पावर 3 लगी हुई है, 3 लगी हुई है पावर, ज्यादा बात नहीं करेंगे, कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, देन द आंसर शुड बी 8। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट पावर मस्ट 2 be raised so that the value becomes 8। तो 2 के ऊपर मैं कितनी पावर डालूं तो आंसर बन जाने वाला है 8। हम क्या करने की कोशिश करेंगे, रिवर्स एक्सपोनेंट करने की कोशिश करेंगे। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे समझा कि 2 के ऊपर 3 पावर डालूंगा तो आंसर क्या बन जाएगा 8। ये था एक्सपोनेंशिएशन, मतलब 2 के ऊपर 3 पावर डालूंगा तो आंसर कितना बनेगा 8। मेरा कंसर्न किससे है, इससे है। अब नेक्स्ट सवाल में कुछ ऐसा पूछ रहा हूँ कि 2 के ऊपर कितना पावर डालूं तो आंसर बनेगा 8। ये क्या हो गया, इसको लॉगरिथम बोलना हम लोग
स्टार्ट कर देंगे उल्टा, रिवर्स फॉर एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है, इस बात को समझने की कोशिश करना कि पहले हमारा टारगेट कौन था, हमारा टारगेट था ये आंसर, मतलब 2 के ऊपर अगर मैंने पावर 3 डाली तो आंसर क्या डेवलप होएगा, आंसर डेवलप होएगा 8। ये मेरा कंसर्न था आंसर से, मैं किसके ऊपर ज्यादा दबाव डाल रहा हूँ, आंसर के ऊपर। मुझको किससे मतलब है, 8 से मतलब है। इस प्रोसेस को मैं बोलूंगा एक्सपोनेंशिएशन। ठीक है, अब किसी प्रोसेस में ऐसा सवाल खड़ा होना शुरू हो जाए कि 8 अगर मुझको 2 को 8 बनाना है कितनी पावर डालनी है, तो ये रिवर्स एक्सपोनेंशिएशन हो गया या फिर इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशिएशन हो गया। और इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिथम्स। तो इसको हम क्या बोलना शुरू कर देंगे कि हमको क्या करना है, मतलब किससे है, हमको मतलब है आंसर से या फिर पावर से। तो पावर बन जाती है हमारी आंसर। इक्वालिटी के इस तरफ तुमको कौन देखने को मिलेगा, 3। ठीक है, तो इसको अगर मुझको देखना हो कुछ इस तरीके से, 2 यहाँ पर क्या बन जाता है मेरा बेस, और 8 बन जाता है मेरा फंक्शन जिसके ऊपर लॉग लगा हुआ है। ठीक है, तो 2 शुड बी रेज्ड अप टू द पावर ऑफ 3 सो दैट द आंसर बिकम्स 8। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है कि what power should 2 be raised up till so that the answer becomes 8, then the power should be 3। अगर कभी क्वेश्चन फिर से आ जाता है कि 3 raised to 3 is equals to 9, इस तरीके से आ गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आ गया कि 3 raised to 2 is equals to 9, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आ जाता है। तो वहां पे तुम क्या लिखोगे, इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो हम लिखेंगे log ऑफ, ये हमारा आंसर नहीं है, आंसर कौन है हमारा, आंसर है हमारा 2 हमारा आंसर हो जाता है। और किसको रेस करने की कोशिश कर रहे हैं हम, 3 को रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, कहां तक रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, 9 तक। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं इसका बेस। यहाँ पे जो पावर थी, पावर मेरा बन गई है जो आंसर मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, इसको बोला जाता है इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशिएशन। एक्सपोनेंट्स की प्रोसेस को हम उल्टे नजरिए से देखने की कोशिश करें। एक्सपोनेंट्स में हम किसी भी नंबर को एक पावर देकर के उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं। हम ढूंढते हैं कि इस पे इतना पावर डाला तो आंसर कितना मिलेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, एक्सपोनेंशिएशन। अब इस प्रोसेस में हम क्या करने की कोशिश करते हैं कि अगर इस नंबर को बहुत कुछ तो पावर दी हुई है और वो पावर मिलने से ये इतना नंबर बन गया है, तो वो नंबर बनने के लिए कितनी पावर लगी होगी, वो पावर फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लॉगरिथम्स का। एक्सपोनेंशिएशन के अंदर हमको कंसर्न था किससे, हमको कंसर्न था आंसर से, और लॉगरिथम्स में हमको कंसर्न किससे होता है, पावर से। अब पावर्स का अलजेब्रा, इंडाइसेस, थोड़ी बहुत बातें तुम लोगों को याद होनी चाहिए ये सारी बातें समझने के लिए। तो थोड़े बहुत एग्जांपल्स और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ विद दिस। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगर कहीं पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लॉग ऑफ फर्स्ट व्हाट पावर शुड 1 बी रेज्ड सो दैट द आंसर बिकम्स 1, इस तरीके का क्वेश्चन आने वाला है। देखते हैं क्या आंसर आता है। ठीक है, व्हाट पावर शुड 2 बी रेज्ड सो दैट द आंसर बिकम्स 2, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और व्हाट पावर शुड 3 बी रेज्ड सो दैट द आंसर बिकम्स 3। 3 के ऊपर कितनी पावर चढ़ाऊं, तो इसको अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो 3 के ऊपर कितना पावर डालूं, इस 3 पे कितना पावर डालूं तो आंसर मेरा बन जाएगा 3। तुम लोग बोलोगे 1, 3 के ऊपर पावर डाल दो 1, आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, व्हाट पावर शुड 2 बी रेज्ड सो दैट द आंसर बिकम्स 2, फिर से तुम लोग बोलोगे 1, तो इसका भी आंसर क्या हो जाने वाला है 1। व्हाट पावर शुड 1 बी रेज्ड अप टिल सो दैट द आंसर बिकम्स 1, तुम लोग यहाँ पे आंसर कितना लिख देने वाले हो 1। इससे हमको लॉग के एक रूल के बारे में पता चलता है कि लॉग, पहला रूल मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूँ। ठीक है, लॉग का अगर बेस भी ए हो और फंक्शन भी ए हो तो आंसर इसका बन जाता है 1। ठीक है, कुछ रूल्स हमारे बनने वाले हैं यहाँ पर, वो रूल्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो पहली चीज मुझको समझ में आई कि अगर बेस भी वही और नंबर भी वही तो आंसर कितना बन जाएगा 1 बन जाने वाला है। यहाँ पे 3 शुड बी रेज्ड टू द पावर ऑफ 1 सो दैट द आंसर बिकम्स 3, 2 should be raised to the power of 2 so that the answer becomes 1, 1 should be raised to the power of 1 so that the answer becomes 1। तो उसी नंबर को उसी नंबर में कन्वर्ट होना हो, 2 को 2 ही बनना हो, 3 को 3 ही बनना हो, तो क्या करना पड़ेगा, 1 की पावर देनी पड़ेगी। अगर कहीं क्वेश्चन ऐसा होता log ऑफ 9 to the base 3, तो इसका आंसर क्या बन जाता, हमको 3 को कितनी पावर देनी पड़ेगी सो दैट वो 9 बन जाए, तो आंसर क्या बन जाता था यहाँ पर मेरे पास 2। 3 को पावर अगर मैं 2 दे देता तो आंसर बन जाता था 9। अगर मैं इस फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने की कोशिश करूं तो 3 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 9। ठीक है, 3 का स्क्वायर कर दो तो आंसर हो जाएगा 9, और 3 के ऊपर
कितनी पावर होगी तो आंसर हो जाना चाहिए 9। तो 3 के ऊपर कितना पावर हो तो आंसर 9 होगा। 3 के ऊपर पावर होगी 2 की तो आंसर होगा 9। लॉगरिथम्स हमको इसके अंदर इस तरीके से हेल्प करते हैं। तो इससे हमको क्या मिला हुआ है, इससे हमको हमारा फर्स्ट वाला रूल मिला है, जहाँ पे दोनों नंबर्स अगर सेम होते हैं तो वैल्यू लॉग की बन जाती है 1। ये लॉग के कुछ रूल्स डेवलप होने वाले हैं यहाँ पे, वो सारे रूल्स हम लोगों को देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कभी ऐसा होता है, व्हाट पावर मस्ट 3 बी रेज्ड सो दैट द आंसर बिकम्स 0। ठीक है, व्हाट पावर मस्ट 3 बी रेज्ड सो दैट द आंसर बिकम्स 0। 3 को कितनी पावर दोगे तो आंसर 0 होगा, समझो। व्हाट पावर मस्ट 3 बी रेज्ड सो दैट द आंसर बिकम्स 0। सोचो, 3 के ऊपर कितनी पावर दोगे, 3 के ऊपर 2 दे दोगे 9 हो जाएगा, 3 के ऊपर 1 दे दोगे, 3 के ऊपर 1 देने से फिर से 3 हो जाएगा, और 3 के ऊपर 0 दे दोगे आंसर हो जाने वाला है 1। तो लॉग ऑफ 3 के साथ यहाँ पे मुझको समझ में नहीं आया, मुझको लग रहा है कि इसका आंसर कितना है 0। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ता हूँ। तो लॉग ऑफ 4 0 टू द बेस 4 शुड बी। ठीक है, अब 4 को कितनी पावर दूं तो 0 बन जाएगा, सीधी भाषा में 4 को कितनी पावर दूं तो 0 बनेगा। अब 4 को अगर मैं 0 कर देता हूँ तो आंसर 1 हो जाता है, 4 को अगर मैं 1 कर देता हूँ तो आंसर 4 हो जाता है, 4 को मैं 2 कर देता हूँ आंसर 16 हो जाता है। तो ऐसी कोई पावर ही नहीं है यार जिसको मैं यहाँ पे डाल दूँ तो ये 0। तो इसका भी मुझको कुछ समझ में नहीं आ रहा, 0 लिखूँ कि क्या लिखूँ समझ में आ नहीं रहा। तो ये चीजें मुझको समझ में आ रही है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो लॉग ऑफ 0 एग्जिस्ट करता, किसी नंबर के ऊपर पावर 0 हो सकती है, आंसर उसका क्या हो जाएगा 1। पर किसी के ऊपर ऐसी कोई पावर डालो, कोई भी नेचुरल नंबर के ऊपर ऐसी कोई पावर डालो कि वो 0 में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है कि log ऑफ 0 टू एनी बेस विल नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो log ऑफ कोई भी नंबर हो a 0 इज नॉट डिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर पाते, हमारे समझ नहीं आता कि इसके साथ क्या करें। ठीक है, तो फिलहाल इसको रखते हैं अनडिफाइंड। ठीक है, ये भी बात हमको समझ आ गई, log ऑफ 0 की बात समझ में आ गई। ठीक है, पहली बात हमको समझ में आई है कि दोनों नंबर अगर सेम होंगे तो आंसर हो जाने वाला है 1, और दोनों नंबर अगर 0, एक नंबर इसके अंदर 0 हो जाएगा और बेस कुछ भी हो तो उसको हम डिफाइन करने नहीं वाले। ठीक है, अब ध्यान से देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, log ऑफ 1 टू द बेस 3 विल बी, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो मुझको बताओ कि 3 के ऊपर कितनी पावर डालो तो आंसर 1 हो जाएगा, तो बोलोगे 0। 3 के ऊपर अगर 0 डाल दिया जाए तो आंसर कितना हो जाएगा 1। कोई बात नहीं, सही बात कर रहे हो एकदम। तो लॉग ऑफ 1 टू द बेस 4, अब 4 के ऊपर कितनी पावर डालो तो आंसर 1 होगा, 4 के ऊपर कितनी पावर डालो तो बोलो फिर से 0। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आंसर आ गया 0। अब लॉग ऑफ 6 के ऊपर log ऑफ 1 टू द बेस 6, मतलब 6 के ऊपर कितनी पावर डालो तो आंसर 1 होने वाला है, तो बोल दोगे फिर से 0। इससे मुझको एक बात समझ में आती है कि कोई भी नंबर आ जाए, उस नंबर को अगर 1 में कन्वर्ट होना है, अपनी पावर बढ़ा के कम करके, अपने पावर के दम पे अगर उसको 1 बनना है तो वो पावर को हमेशा कितना होना चाहिए 0। तो कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा हो log ऑफ 1 टू एनी बेस, कोई भी बेस हो भाई, 4 को कन्वर्ट होना हो, चाहे 3 को कन्वर्ट होना हो, चाहे 6 को कन्वर्ट होना, चाहे किसी भी नंबर को कन्वर्ट होना हो, आंसर उसका क्या बन जाने वाला है 0। ये बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से कुछ रूल्स इसके अंदर काम कर रहे हैं। शुरुआत में मैं तुमको कुछ रूल्स बताने की कोशिश करूंगा, फिर रूल्स के साथ साथ क्या करने की कोशिश करेंगे, थोड़े बहुत एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे, उन एग्जाम्पल्स का यूज करेंगे, सोल्यूशन लगाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से वो काम करते हैं। इतनी बातें तुम लोग क्या कर सकते हो, इसके अंदर लिख सकते हो। मैं 2 मिनट के लिए रुकूंगा और यहाँ तक हम आ चुके हैं, ये 3 बातों को समझ के चलने वाले। ठीक है, तो पहले प्रैक्टिस देखते हैं, कॉपी कर लेंगे। मैं 2 मिनट रुकता हूँ, स्टार्ट करते हैं फिर से। चलिए, अब जो क्वेश्चंस हैं वो क्या करेंगे कि बहुत बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस हमको कुछ ऐसे आते हैं जहाँ पे हमको एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया होता है क्वेश्चन का, हमको कन्वर्ट करना होता है किसमें, लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा बताता है कि 5 रेज़ टू 3 इज इक्वल टू 125। ये किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, जिस फॉर्म में हम इसको हमेशा से देखते चले आ रहे हैं। ठीक है, हमको इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, लॉग। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड पे लॉग लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड पे पावर बनेगी मेरा आंसर, तो ये लिख लो 3। ठीक है, जिसके ऊपर पावर चढ़ी है वो बनेगा मेरा बेस 5।
और जो मेरा आंसर था वो बन जाने वाला है मेरा फंक्शन। थोड़ी देर के लिए मैं उसको फंक्शन बोल रहा हूँ, समझ लीजिए। ठीक है, तो log ऑफ 125 टू द बेस 5 विल बी इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि 5 को कितनी पावर चढ़नी चाहिए तब जाके वो कन्वर्ट होगा 125 में, 3 के अंदर। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर है, इसके अंदर पूछा गया है 2⁻7 इज इक्वल टू 128। फिर से देखो पूरा प्रोसेस। लेफ्ट हैंड साइड में तुम लिखोगे लॉग, बीच में डालोगे इक्वालिटी, राइट हैंड साइड में आंसर होगा तुम्हारा पावर, तो तुम लिखोगे 7। जो फंक्शन है वो तुम्हारा बनेगा उस साइड का आंसर, तुम्हारा इस साइड का क्या बन गया, सवाल बन गया, फंक्शन बन गया। और जिसके ऊपर ये सब पावर चढ़ी है वो सब क्या है, तुम्हारा बेस है। इस बेस के ऊपर इतना पावर चढ़ेगी तो ये नंबर बनेगा। ठीक है, तो इस बेस के ऊपर कितनी पावर चढ़े तो ये नंबर बनेगा। ये कौन पूछता है हमको, लॉग पूछता है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चन तुमको वहां पे दिखाई देंगे। अब एक क्वेश्चन इसके अंदर थोड़ा सा और हल्का सा ट्रिकी दिखाई देगा, आंसर दे देगा 1/64। इसको देख करके कुछ भी नहीं है, वही चीज हमको पकड़ के रखना है। फिर से लॉग ऑफ आंसर क्या है मेरा, आंसर मेरी बन जाती पावर, मैं लिखूंगा -3। ठीक है, बेस मेरा कौन बनने वाला है, बेस मेरा बनेगा 4 जिसके ऊपर पावर चढ़ रही है, और 1/64 क्या बनेगा मेरा फंक्शन। 1/64 मेरा फंक्शन हो गया, 1/64 पे ये काम कर रहा है। ठीक है, अब 10⁻⁻4 ऐसे लिखा होगा कहीं, 10⁻⁻4 इज 0.0001। इसके लिए फिर क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखोगे लॉग, साइन डालोगे इक्वालिटी की। ठीक है, आंसर मेरा क्या है, उस साइड की पावर इस साइड की मेरी आंसर है, जिसके ऊपर पावर चढ़ी है वो मेरा बेस है, और जो उस साइड का आंसर था वो मेरा इस तरफ क्या बन जाने वाला है, क्वेश्चन बन जाने वाला है, या थोड़ी देर के लिए क्या बन जाने वाला, फंक्शन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कुछ तुमको वहां पे दिखाई देंगे, जो क्वेश्चंस तुमको बोले जाएंगे कन्वर्ट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, ये टाइप के क्वेश्चन तुमको क्या बोलते हैं, ये टाइप के क्वेश्चन तुमको बोलते हैं कि कन्वर्ट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। तो तुम एक्सपोनेंस को कितना अच्छे से समझते हो, इसकी बात तुमको बताते हैं कि कैसे इनका कन्वर्जन पॉसिबल है। ठीक है, अब इन्हीं का वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब क्या होगा कि उल्टा तुमको क्या करना पड़ेगा, लॉगरिथमिक फंक्शंस को कन्वर्ट करना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में। तो क्वेश्चन क्या बोलने वाला है, क्वेश्चन बोलेगा कन्वर्ट द, मैं पूरी कहानी नहीं लिख रहा हूँ, logarithmic into exponential form। क्या होगा, कन्वर्ट द logarithmic form into exponential form। तो क्वेश्चन देखो कुछ ऐसा दिखाई देगा, यहाँ पे क्या बन जाने वाला है, log of 232, log of, मेरी आदत है थोड़ा गलत बोल देने की, log of 32 टू द बेस 2, इतना तुम समझ के लेने की कोशिश करना। ठीक है, तो log of 32 टू द बेस 2, इसको हम किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करने वाले हैं, इसको कन्वर्ट करना है हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो क्वेश्चन क्या खड़ा होता है, क्वेश्चन खड़ा होता है कि व्हाट पावर शुड 2 बी रेज्ड टू so that the answer becomes 32। so what power must 2 be raised to so that the answer becomes 32। इतना मुझको समझना है। ठीक है, सो मैं इमेजिन करूंगा सो दैट द पावर शुड बी रेज अप टिल x सो दैट इट बिकम्स 32। कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू 32, और 32 बनने के लिए मुझको क्या करना होगा, 2 टू द 4, 2 द 8, 2 द 16, 2 द 32। अंदाजे से मुझको समझ में आ रहा है, अंदाजे से मुझको समझ में आ रहा है कि दिस शुड बी 2 रेज टू 5। 32 को मुझको क्या लिखना चाहिए, 2 रेज टू 5। तो x की वैल्यू कितनी हो गई है, 5। ये बात मुझको समझ में आ गई। ठीक है, लॉगरिथमिक में हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट भी करने वाले हैं, हमको इसकी वैल्यू की भी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझको क्या समझ में आया है कि log ऑफ 32 टू द बेस 2 इज एक्चुअली इक्वल टू 5। इसका मतलब क्या है कि 2 रेज्ड टू 5 इज इक्वल्स टू 32। थोड़ा सा क्वेश्चन को ऐसा होना चाहिए कि फाइंड द वैल्यू एंड कन्वर्ट इट इनटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन, समझ लेना थोड़ा सा इसको। तो यहाँ पे क्या समझ में आया कि ये क्या था, इसका लॉगरिथमिक फॉर्म था, और ये क्या हो गया, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया कि लॉगरिथमिक फॉर्म को देखा कि लॉगरिथम के अंदर पहले हमको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ा, और वैल्यू फाइंड आउट करके उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक है, मैंने वैल्यू को अज्यूम भी कर लिया है और इस तरीके से उसको फाइंड आउट कर लिया। ये टाइप का क्वेश्चन है, 2 मिनट आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। और इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस लॉगरिथम के बेसिक्स के अंदर हम लोगों को दिखाई देंगे। काफी बेसिक क्वेश्चंस होंगे, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन भर के लिए है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेशन दिखाई तो नहीं देंगे एग्जाम्स में तुम्हारे, पर ठीक है। चलिए
तो नेक्स्ट कंसेप्ट जिसके बारे में हमको पढ़ना है इसको बोला जाता है लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। फर्स्ट कंसेप्ट या फर्स्ट लॉ जो हम पढ़ने वाले वो है लॉ ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है देखते हैं। तो ये लॉ हमको ये बताने की कोशिश करता है कि इमेजिन करो कि log टू द बेस a इंटू दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं m और n, दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका आंसर जो होगा वो कुछ ऐसा होगा कि log टू द बेस a m प्लस log टू द बेस a n, कुछ ऐसा होना चाहिए बाय लॉ। हम क्या करेंगे, हम इसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं मैं क्या करता हूँ, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि कोई नंबर है m जिसका बेस a है और इसकी वैल्यू मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि x होनी चाहिए। तो a की पावर अगर x के बराबर x तक चली जाए तो ये 2 है 3 है, a रेज टू x किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर। वैसे ही मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि कोई और भी नंबर है n जिसका बेस a है, इसकी वैल्यू कितनी है y है, मैं अज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। लॉगरिथमिक फॉर्म से मैं किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। मतलब a रेज टू x विल बी इक्वल टू m। ठीक है, ये जो बेस है इसके ऊपर इतनी पावर चढ़ेगी तो ये आंसर है। फिर से ये जो बेस है इसके ऊपर इतनी पावर आ जाएगी तो आंसर n आ जाता है। ये दो चीजें मुझको समझ में। अब लॉ किसका है, लॉ तो है प्रोडक्ट का। यहाँ पे m और n क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मैं इन दोनों को भी क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं इससे लिख सकता हूँ कि m इंटू n शुड बी इक्वल टू a रेज टू x इंटू a रेज टू y। ये भी ठीक है। अगर मैं और आगे बढ़ूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ m इंटू n, बेसिस से मैं इंडाइसिस का रूल बोलता था a रेज टू x प्लस y बन जाने वाला है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, ले जाता हूँ वापस लॉगरिथमिक फॉर्म में। लॉगरिथमिक फॉर्म में ले जाने के लिए प्रोसेस को याद रखने की कोशिश करना है कि जिसके ऊपर पावर चढ़ी होती थी a वो बन जाता है बेस। पहली चीज, पावर जो थी वो बन जाती है आंसर, पावर x प्लस वाई मेरा आंसर है। और जो वहां का आंसर होता है यहाँ पे बन जाता है हमारा फंक्शन log ऑफ mn टू द बेस a इज इक्वल टू x प्लस वाई। ये इसका क्या बन गया, कन्वर्जन बन गया इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। समझ आया, ठीक है। अब x को हमने क्या अज्यूम किया, x को तो हमने अज्यूम किया था ये वैल्यू, तो वो log ऑफ mn टू द बेस a इज इक्वल टू x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। और ये मुझको प्रूव करना है शायद, ये मेरा क्या बता रहा है मुझको, प्रोडक्ट रूल प्रूव कर लिया मैंने। ठीक है, समझ में। अब प्रोडक्ट रूल अगर ये काम करता है तो एक और रूल है, रूल बैठा हुआ है इसके अंदर, उसको बोला जाता है लॉ ऑफ कोशेंट। अगर वो कोशेंट का लॉ होगा तो अंदाजा लगाओ वो क्या कर रहा होगा। अगर प्रोडक्ट का ये हाल है तो कोशेंट क्या कर रहा होगा, इनको डिवाइड कर रहा होगा। डिवीजन के हिसाब से मुझको ये साबित करना पड़ेगा कि m माइनस लॉग ऑफ a n एक दूसरे में क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। प्रोडक्ट के हिसाब से वो क्या होते हैं, एक दूसरे में ऐड होते हैं, और डिवीजन के हिसाब से वो एक दूसरे में क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। फिर से मैं क्या कर लूंगा, log ऑफ m टू द बेस a को कितना अज्यूम कर लेने वाला हूँ, x। वैसे ही log ऑफ n टू द बेस a को अज्यूम कर लेने वाला हूँ y। अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर के जाता हूँ तो जिसके ऊपर पावर लगनी चाहिए थी वो यहाँ पे बेस था, तो a रेज टू x विल बी इक्वल टू m और a रेज टू y विल बी इक्वल टू n। यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई किया गया था, यहाँ पे दोनों को डिवाइड किया जा रहा है। मैं कर दूंगा एक्चुअली इनको डिवाइड कर दूंगा, तो m डिवाइड बाय n विल बी a रेज टू x डिवाइडेड बाय a रेज टू y। मैं लिख सकता हूँ m डिवाइड बाय n इज इक्वल टू a रेज टू x माइनस y। फिर से इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ लॉगरिथमिक फॉर्म में। जिसके ऊपर पावर लगी है वो बन जाएगा मेरा बेस, जो पावर है वो बन जाएगी मेरी आंसर, और m बाय n जो एक्चुअली में इस साइड में आंसर है तो यहाँ पे बन जाएगा मेरा फंक्शन। और उसको थोड़ा और फिलअप करेंगे, m डिवाइड बाय n विल बी इक्वल टू x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमको पता है log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। और ये हो गया हमारा सेकेंडरी लॉ प्रूफ। ठीक है, तो पहले तो दो लॉज मैंने प्रूव कर लिए। पहला लॉ है लॉ ऑफ प्रोडक्ट, सेकंड लॉ मैंने प्रूव कर लिया है
लॉ ऑफ कोशेंट। ठीक है, ये दोनों लॉज आप लोगों को समझने हैं। इन लोग अगर याद रख पाओगे तो ऑब्वियस है कि तुम क्या कर पाओगे, इसको सॉल्व कर पाओगे। और अगर और डीप अंडरस्टैंडिंग हो लॉगरिथम का, लॉगरिथम बड़ी गहराई में तुमको समझ में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तुमको हमेशा से पता रहा है कि मल्टीप्लिकेशन का किससे लेना देना रहता है, एडिशन के साथ लेना देना रहता है। सब्ट्रैक्शन का हमेशा रिप्रेजेंटेशन कौन दिखाया करता था, डिवीजन दिखाया करता था। पावर्स के केस में हम जानते हैं कि पावर्स में मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो तो एडिशन होता है, पावर्स के केस में डिवीजन हो रहा हो तो सब्ट्रैक्शन होता है। जो हरकतें पावर में दिखाई देती हैं, जो रूल्स पावर के लेवल पे काम करते हैं, वही रूल्स लॉगरिथम के लेवल पे काम करते हैं। इसके लिए साधारणतः जो नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं लॉग में, वो नंबर्स को लॉग के लेवल पे ऐड करके इंडिविजुअल लॉग के लेवल पे क्या किया जा सकता है, ऐड भी किया जा सकता है। इस प्रिंसिपल के दम पे हम लोगों ने एक जमाने में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा देखे। जब कैलकुलेटर्स इतने ज़्यादा प्रचलन में नहीं थे तो लॉग बुक हुआ करती थी। लॉग बुक में हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर का लॉग फाइंड आउट करते हैं। कोई नंबर है 5 + 3, 5 का लॉग फाइंड आउट करेंगे, समझो 5 × 3 एक्चुअली 5 का लॉग फाइंड आउट करेंगे, 3 का लॉग फाइंड आउट करेंगे। उन दोनों के जो लॉग मिलेंगे हमको, उन लॉग को क्या करेंगे, वापस ऐड किया जाएगा। वो दोनों 5 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे थे, 5 का लॉग और 3 का लॉग आपस में क्या किए जाएंगे, ऐड किए जाएंगे। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट को फिर से एंटी लॉग लगाया जाएगा। और इस तरीके से लॉग टेबल का यूज करके हम क्या करते थे, कॉम्प्लिकेटेड मल्टीप्लिकेशन को किसमें कन्वर्ट कर दिया करते थे, बेसिक एडिशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया करते थे। क्योंकि बहुत मुश्किल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बजाय उन नंबर्स को ऐड करना आसान होता है। बहुत मुश्किल नंबर्स को डिवाइड करने के बजाय उन नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना आसान होता है। तो अगर हम डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकें तो हमारा आधा टास्क बहुत ईजी हो जाएगा। ये सारा का सारा प्रिंसिपल हमेशा से रहा था लॉग का ये मेन सिद्धांत रहा है। तो ऐसे मैं तुमको मल्टीपल एप्लीकेशन बताते चल रहा हूँ। यहाँ पे लॉग हमको एडिशन सब्ट्रैक्शन में हेल्प कर रहे हैं, कहीं पे लॉग हमको एक्सपोनेंशियली रेज होने वाले फैक्टर्स जो ग्राफ के अंदर बहुत मुश्किल हो जाते हैं प्लॉट होना, उसके ऊपर काम करते हैं। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल हम लोगों को पता होना चाहिए, वो है रिचर स्केल, अर्थक्वेक की स्केल। अर्थक्वेक की स्केल के ऊपर लॉग का बहुत काम आता है। उस केस में किसी बेस के ऊपर, कोई कैलकुलेटिव बेस के ऊपर लगी हुई पावर हमको 6.0, 7.0, 9.0 का अर्थक्वेक का स्केल बताती है, रिचर स्केल। तो वो 9.0, 6.0 के अंदर एक यूनिट का फर्क है, लेकिन 10 टाइम्स द स्ट्रॉन्गर अर्थक्वेक लिखा आता है कि 8.0 और 9.0 के अंदर अर्थक्वेक की स्केल 10 टाइम्स होती है। 7 से उसकी स्केल, 6 से उसकी स्केल 100 टाइम्स होती है। तो उसके डिफरेंस जो है एक्सपोनेंट्स के ऊपर हमको दिखाई देते हैं कि नंबर के डिफरेंसेस एक्सपोनेंशियल डिफरेंस दिखाते हैं स्केल के ऊपर। मुझे जैसे तुमको समझ में आएगा। फिलहाल के अंदर मैं तुमको एज एन एग्जांपल कि इनके एप्लीकेशंस क्या है, किस तरीके से काम करते हैं, क्यों हम इनका यूज करते हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। तो फिलहाल के लिए अभी आप लोग इसको समझिए, कॉपी करिए। तब तक मैं 2 मिनट के लिए स्पेस छोड़ता हूँ और आगे वाले थर्ड लॉ की तरफ मूव करेंगे। चलिए, तो लास्ट जिस लॉ के बारे में हमको आज पढ़ना है वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कुछ नहीं बताता, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लॉग ऑफ m टू द बेस a के ऊपर इमेजिन करो कोई पावर चढ़ी हुई है। ठीक है, ऐसे इमेजिन करो। थोड़ा एग्जांपल्स के साथ बताने की कोशिश करता हूँ कि लॉग ऑफ 5 टू द बेस 5 का स्क्वायर, ऐसे कोई पावर जो जिसके अंदर कन्वर्ट होना है वो उस पावर के ऊपर गई। तो ये आंसर क्या दे देगा तुमको अंदाजा, what power should 5 be raised to so that the answer becomes 5 का स्क्वायर। आंसर क्या होने वाला है, 2 ही होने वाला है। थोड़ी देर के लिए तुमको इसका अंदाजा है, पर इसको अंदाजे के हिसाब से हम लॉ ऑफ कंपोनेंट के अंदर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो इसके लॉ के हिसाब से हमारा जो कंपोनेंट है, जो पार्ट है हमारे पावर का, वो पावर क्या बन जाता है, कोएफिशिएंट बन जाता है इनटू लॉग ऑफ m टू द बेस। अब इसको प्रूव करने की बारी अभी देखते हैं, प्रूव करने की कोशिश करें। मैं क्या करता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ, लेट log of m to the base a should be equal to x। अज्यूम कर लेता हूँ कि a को अगर m बनना है तो इसके ऊपर x की पावर चढ़नी चाहिए। यही तो हम हमेशा से अज्यूम करते चले आए हैं। अभी 2 पावर्स, 2 रूल्स हमने सॉल्व किया, उसके अंदर भी हमने ये अज्यूम किया, फिर से ये अज्यूम किया। सेकंड टास्क हम क्या करते थे कि m इज इक्वल्स टू a रेज़ टू x लिखते, हमने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, फिर से एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब मैं क्या कर देता हूँ, मान लेता हूँ कि इसके ऊपर कोई पावर लगी है m रेज़ टू n, क्योंकि यहाँ पे तो पावर लगी है ना, वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो मल्टीप्लाई कर रहा था, डिवाइड हो रहा था मैं डिवाइड कर रहा था। पावर लगी है, पावर लगा दिया a रेज़ टू x, और यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, n। ठीक है, n लगा दिया, कोई बात नहीं। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको लॉग लगा देता हूँ, फिर से लॉग हटा के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाया था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से ले जाता हूँ लॉग के अंदर, तो क्या हो जाएगा इसकी वजह से, लॉग ऑफ
पावर जो है मेरी वो बन जाएगी आंसर, तो मैं लिख सकता हूँ एक्स एन, जिसके ऊपर पावर लगी है वो बन जाएगा मेरा बेस ए, और जो बचा कुचा मेरा आंसर था वो बन जाएगा मेरा फंक्शन ऐसे, ठीक है। और थोड़ा सा आगे अगर बढ़ता हूँ तो log ऑफ m रेज टू n टू द बेस a इज इक्वल टू x, x किसके बराबर है, x तो इसके बराबर है, x की जगह क्या लिखा जा सकता है, ये सब लिखा जा सकता है, n को ऐसे अकेला छोड़ दो, x की जगह पे लिखा जा सकता है log ऑफ m टू द बेस a। तो ध्यान से देखो भाई, प्रूव हो गया, ठीक है। इसका मतलब है कि किसी भी लॉग के फंक्शन के ऊपर अगर पावर लगी हो n, तो वो घूम के आगे आ जाएगी, और आगे आकर के क्या बन जाएगी, उसका कोएफिशिएंट बन जाने वाली है। ऐसा ही एक केस है इसके साथ, जब ये बाहर निकल के क्या बन जाता है, इनवर्स बन जाता है उसका, a है तो आगे आके बन जाता है 1/a। वो हम देखेंगे जब हम चेंज ऑफ बेस लॉ पढ़ेंगे। तो आज के लिए मैंने तुम लोगों को इंट्रोडक्शन बताया है लॉग का, लॉग होते क्या है, मैंने तुम लोगों को कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल कराए हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को दोबारा लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और हम लोगों ने 3 लॉज पढ़े हैं, प्रोडक्ट का लॉ पढ़ा है, कोशेंट का लॉ पढ़ा है, और एक्सपोनेंट का लॉ पढ़ा है। लॉग के अंदर फंसे हुए 2 नंबर मल्टीप्लाई होंगे तो उनके लॉग्स को ऐड किया जाएगा, लॉग के अंदर 2 नंबर डिवाइड हो रहे होंगे तो उन नंबर्स को माइनस किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। और अगर लॉग के अंदर किसी नंबर पे पावर लगी है तो पावर क्या बन जाएगी, उसका कोएफिशिएंट बन जाएगी। ये 3 लॉज मैंने तुमको बताए हैं, डिराइव करके दिखाए हैं। पहला टास्क है कि तुम लोग इन सारे कॉम्बिनेशंस को समझो। सबसे पहले देखो कि लॉग क्या है, लॉग पे एक थोड़ी सी पकड़ बनाओ। अब इन तीनों लॉज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में देखेंगे, उसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे चेंज ऑफ बेस लॉ, और 2-3 लॉज हैं। तो अभी शुरुआत में जहाँ पे हम अभी बात कर रहे हैं, ये सारे लॉज जो कुछ भी हम अभी देख रहे हैं, ये हमारे प्रिंसिपल्स नहीं है। जब हम लॉग के क्वेश्चन, जो लोग लॉग को रिवाइज कर चुके हैं, पहले भी जानते हैं, उनको मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि बेसिकली ये सारे जो लॉग के लॉज हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हमको लॉगरिथमिक वाले क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करते हैं। और आगे जब हम चेंज ऑफ बेस लॉ देखेंगे, और भी कुछ थोड़े बहुत लॉज हैं, वो लॉज हमारे प्रिंसिपल बनते हैं। उन लॉज को मद्देनजर रख करके हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। मतलब अगर क्वेश्चन आया तो उसके ऊपर चेंज ऑफ बेस लॉ लगाना पड़ेगा, लगा देंगे, लेकिन उसके बाद उसको सॉल्व कैसे करें, सिंप्लीफाई कैसे करें, तो ये सारे रूल्स वहाँ पे हमको सिंप्लीफिकेशन में हेल्प करते हैं। तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ कोशेंट, एक काइंड ऑफ ऐसे लॉ है जो हमको सिंप्लीफिकेशन में हेल्प करते हैं, और वो सारे लॉज हमको हेल्प करते हैं पूरा प्रिंसिपली उसको सॉल्व करने के लिए। तो ये सारी बातों को हमको समझ करके लॉग के साथ आगे बढ़ना है। फिलहाल आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही है, मिलेंगे हम लोग दोबारा सेकंड वाले वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे हम कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे इन तीनों लॉज से रिलेटेड, और आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए चेंज ऑफ बेस लॉ को समझने की कोशिश करेंगे, डिराइव करेंगे, और लॉगरिथम को थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तुम्हारे लिए। तब तक स्टे फोकस्ड एंड कीप स्टडी। गुड बाय।